वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर आइसोमेरिज्म सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी किया था, जिसमें हमने सेस्ट्रांस CIP रूल यानी कान इन गोल्ड प्रिलोंग रूल, EZ, सिन एंटी और रिंग कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी किया था। और आज के इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ स्पेशल केसेस को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसे सॉल्व कर लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू। सो द क्वेश्चन वाज फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ। तो ये जो 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, इनमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड में 2 मिथाइल हैं और 1 इथाइल है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि जब किसी रिंग में 2 सिमिलर और 1 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं तो टोटल 3 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। एक बार तीनों को अबव द प्लेन लेंगे, एक बार मिथाइल को अबव द प्लेन लेंगे और एक बार इथाइल को अबव द प्लेन लेंगे। यानी जिसको भी हम अबव द प्लेन लेंगे बाकी दोनों डैश में चले जाएंगे या बिलो द प्लेन चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बना लेते हैं, एक बार हम तीनों को अबव द प्लेन ले लेते हैं, एक बार मिथाइल को अबव द प्लेन लेते हैं, तो बाकी दोनों डैश में चले जाएंगे, और एक बार इथाइल को अबव द प्लेन ले लेते हैं, तो दोनों मिथाइल डैश में चले जाएंगे यानी बिलो द प्लेन चले जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल 3 स्ट्रक्चर फॉर्म होंगी। इसके अलावा अगर आप इस मिथाइल को अबव द प्लेन लेंगे तो ये वाली सेम स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी। तो टोटल 3 आइसोमर ही फॉर्म होंगे। नेक्स्ट कंपाउंड में तीनों ही ग्रुप डिफरेंट है, तो एक बार तीनों को अबव द प्लेन ले लेते हैं, एक बार फ्लोरीन को अबव द प्लेन लेंगे, तो क्लोरीन और ब्रोमीन बिलो द प्लेन चले जाएंगे, एक बार क्लोरीन को अबव द प्लेन लेते हैं तो फ्लोरीन और ब्रोमीन डैश में चले जाएंगे या बिलो द प्लेन चले जाएंगे, और एक बार ब्रोमीन को अबव द प्लेन ले लेते हैं तो फ्लोरीन और क्लोरीन डैश में चले जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल 4 स्ट्रक्चर फॉर्म होंगी। अब थर्ड कंपाउंड में 2 ग्रुप लगे हुए हैं, OH और Cl। एक बार दोनों को अबव द प्लेन ले लेते हैं, और एक बार एक को अबव द प्लेन ले लेते हैं, तो क्लोरीन डैश में चला जाएगा। अब अगर हम क्लोरीन को अबव द प्लेन लेंगे तो OH डैश में चला जाएगा, यानी कि सिमिलर स्ट्रक्चर ही फॉर्म होगी। तो इस केस में टोटल 2 आइसोमर फॉर्म होंगे। होपफुली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और GI के स्पेशल केसेस को स्टडी करते हैं। तो केस 1 है क्यूमुलिन्स। क्यूमुलिन्स मीन्स लगातार डबल बॉन्ड, यानी कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, यानी वो मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड कंटिन्यूएशन में हो। जैसे कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यानी 1 2, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड हैं जो कि कंटिन्यूएशन में है, और यहाँ पर 4 ग्रुप लगे हुए हैं। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, यानी कि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब GI के लिए कंडीशन है कि ग्रुप एक प्लेन में होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो ग्रुप एक प्लेन में है ही नहीं, क्योंकि ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो ये चारों ग्रुप परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ये एक प्लेन में है और ये दूसरे प्लेन में है, तो ये GI एग्जिबिट नहीं करेगा। जबकि इस कंपाउंड में 1 2 3 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। तो इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं, 1 2 3 4। तो ये चारों कार्बन है, तो ये जो है फर्स्ट नंबर का डबल बॉन्ड है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो सेम प्लेन में है, और ये जो सेकंड है ये आउट ऑफ द प्लेन है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर है, तो इसलिए ये GI एग्जिबिट करेगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए।
कि ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड कैन एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी किसी भी कंपाउंड में अगर ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्योंकि वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। इसमें फर्स्ट और थर्ड डबल बॉन्ड जो होगा वो सेम प्लेन में होगा और सेकंड वाला आउट ऑफ द प्लेन होगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 डबल बॉन्ड है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो ये स्ट्रक्चर प्लेनर है और ये जीआई एग्जिबिट करेगा। अब हमें क्या देखना है कि इसके जो टर्मिनल कार्बन है उन पर ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, जैसे कि इस वाले कार्बन पर मिथाइल और H ग्रुप लगा हुआ है, यानी दोनों ग्रुप डिफरेंट है। अब इस वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी कि सिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं। अब अगर सिमिलर ग्रुप लगे हैं तो यानी कि ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि देयर शुड बी ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। तो अगर ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड है तो जीआई एग्जिबिट कर सकता है। उसके बाद हम उसके टर्मिनल कार्बन्स को चेक करेंगे कि उन कार्बन पर ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है। अगर ग्रुप डिफरेंट है तो कंपाउंड जीआई एग्जिबिट करेगा, अदरवाइज अगर सिमिलर ग्रुप है तो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। अब एग्जाम्पल 2 में देखते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर भी 3 डबल बॉन्ड है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, यानी कि स्ट्रक्चर प्लेनर है। अब हम इसके टर्मिनल्स पर ग्रुप चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास एक तरफ लोन पेयर है और एक तरफ हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी एक तरफ लोन पेयर और हाइड्रोजन है, यानी कि ग्रुप डिफरेंट है। तो ग्रुप डिफरेंट है इसलिए जीआई एग्जिबिट करेगा। क्वेश्चन 3 में देखते हैं, तो यहाँ पर 1 2 यानी इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। अब इवन नंबर है तो ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है और नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में जीआई एग्जिबिट नहीं करता है। अब इसमें आगे टर्मिनल्स पर ग्रुप चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले ही पता चल गया कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, यानी कि स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में जीआई एग्जिबिट नहीं करता है। अब क्वेश्चन 4 में देखते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि 4 डबल बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो इस मॉलिक्यूल में भी जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी 4 डबल बॉन्ड है, यानी कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है, तो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट केस है स्पाइरिन, यानी कि कंटिन्यूअस रिंग। जैसे कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल में ये 2 रिंग है 1 2, और ये दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इसीलिए इस रिंग के जो 2 ग्रुप हैं उसमें एक को हमने डैश में और एक को अबव द प्लेन लिया हुआ है। इसमें एक रिंग इन द प्लेन है और एक आउट ऑफ द प्लेन है, यानी कि एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। और हम जानते हैं कि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में जीआई एग्जिबिट नहीं करता है। तो इस तरीके की जो कंटिन्यूअस रिंग होंगी, तो अगर वो इवन नंबर में है तो वो एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगी और उसमें जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। अब अगर 3 रिंग है, इसको 1 2 और 3 कर लेते हैं, तो अगर 3 रिंग है तो फर्स्ट और थर्ड रिंग ये सेम प्लेन में होंगी और सेकेंड वाली रिंग आउट ऑफ द प्लेन होगी। तो ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है और प्लेनर स्ट्रक्चर है तो जीआई एग्जिबिट करेगा, क्योंकि प्लेनर कंपाउंड में जीआई एग्जिबिट करता है। अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि इसके दोनों एंड पर ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है। तो अगर ग्रुप डिफरेंट है तो जीआई एग्जिबिट करेगा, और अगर ग्रुप सिमिलर है, किसी एक एंड पर भी अगर ग्रुप सिमिलर आ जाते हैं तो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर इस वाले कार्बन पर ए और बी दोनों ग्रुप डिफरेंट है और इस कार्बन पर यहाँ पर भी ए और बी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो यानी कि जीआई एग्जिबिट करेगा। इन 3 रिंग को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये प्लेन बना लेते हैं एक। तो ये जो फर्स्ट और थर्ड वाली रिंग है, इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर लेते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड वाली रिंग ये सेम प्लेन में है और ये जो बीच वाली रिंग है यानी सेकेंड रिंग ये आउट ऑफ द प्लेन है।
यानी कि ये तीनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए कि ऑड नंबर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स कैन एग्जिबिट जीआई। आप कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट में 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है। अब ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है यानी कि ये स्ट्रक्चर प्लेनर है। प्लेनर है तो जीआई एग्जिबिट कर सकता है, लेकिन इससे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसके दोनों एंड पर ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है। तो इस वाले कार्बन पर क्लोरीन और ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये ग्रुप डिफरेंट है। अब यहाँ पर इस कार्बन पर यहाँ पर भी क्लोरीन और ब्रोमीन लगा हुआ है, यानी कि ये ग्रुप भी डिफरेंट है, तो इसमें जीआई एग्जिबिट करेगा। अब एग्जाम्पल 2 में देखते हैं, यहाँ पर 1 2 यानी कि 2 रिंग है और दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि एक रिंग इसमें इन द प्लेन है और एक रिंग आउट ऑफ द प्लेन है। तो क्योंकि इवन नंबर ऑफ रिंग्स है तो ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है, तो यहाँ पर जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। अब थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है, यानी कि ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो जीआई एग्जिबिट कर सकता है, लेकिन इससे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसके टर्मिनल पोजीशंस पर ग्रुप डिफरेंट हैं या नहीं है। तो इस वाले कार्बन पर क्लोरीन और हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी डिफरेंट ग्रुप है, और इस कार्बन पर दोनों ही हाइड्रोजन है, तो यानी कि सिमिलर ग्रुप है, यानी जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। अब देखते हैं केस 3। तो इसमें क्यूमुलिन्स प्लस स्पाइरो, यानी कि क्यूमुलिन्स और स्पाइरो दोनों का सम अगर ऑड है तो जीआई एग्जिबिट करेगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में यहाँ पर ये क्यूमुलिन्स है और ये स्पाइरो, तो इसको हम ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, यानी कि टोटल सम कितना है 4, तो इसमें जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट केस में इसमें देखते हैं, तो 1 2 3 यानी कि स्पाइरो को और क्यूमुलिन्स को आपको एक साथ नंबरिंग देनी है, तो यहाँ पर 3 है, यानी कि ये ऑड नंबर है, तो ये जीआई एग्जिबिट करेगा। लेकिन उससे पहले हम इसके टर्मिनल पर ग्रुप चेक करेंगे, तो इस वाले कार्बन पर CH3 और H है और यहाँ पर इस एंड पर CH3 और H है, यानी कि ये जीआई एग्जिबिट करेगा। अब थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर भी ऑड नंबर है, यानी कि ये कंपाउंड जीआई एग्जिबिट करेगा। तो यहाँ पर एक एंड पर CH3 और H है और दूसरे एंड पर यहाँ पर H और H है, लेकिन यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, तो ये भी कंसिडर करेंगे, यानी मिथाइल या कोई भी ग्रुप अगर यहाँ पर लगा है, यहाँ लगा है या यहाँ लगा है, तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर भी मिथाइल है और एक H है, यानी कि ग्रुप डिफरेंट है और यहाँ पर भी ग्रुप डिफरेंट है, तो जीआई एग्जिबिट करेगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, इफ सम ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड एंड रिंग इज ऑड देन जीआई एग्जिबिट। स्पाइरो और क्यूमुलिन्स को हम एक साथ नंबरिंग देंगे, तो अगर नंबर इवन है तो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा और अगर नंबर ऑड है तो जीआई एग्जिबिट करेगा। अब देखते हैं केस 4, साइक्लो प्लस एल्कीन, यानी कि रिंग और एक डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में तो यहाँ पर हम जीआई एग्जिबिशन इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखेंगे, तो इस कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच है और इसके दूसरे एंड पर हम रिंग के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम मूव करते हैं, दोनों ही एंड से हम मूव करेंगे, तो अगर हम इस एंड से मूव करते हैं तो यहाँ पर एक मिथाइल है और एक H है, और इस एंड पे जब हम मूव करते हैं तो 2 H लगे हुए हैं, यानी CH2 ग्रुप है, तो ग्रुप्स डिफरेंट है, यानी कि जीआई एग्जिबिट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है और इसके एक कार्बन पर हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी ग्रुप डिफरेंट है। दूसरे एंड से हम रिंग के अंदर मूव करेंगे, तो यहाँ से जब हम मूव करते हैं तो एक मिथाइल अटैच है और एक हाइड्रोजन, और दूसरी साइड से 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये CH2 ग्रुप है। इस कंपाउंड में जीआई एग्जिबिट करेगा। अब थर्ड कंपाउंड देखते हैं, तो इसमें ये डबल बॉन्ड है, इसमें कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, एक ब्रोमीन अटैच है, यानी इस एंड पर ग्रुप डिफरेंट है। अब हम दूसरे एंड पे चेक करेंगे, तो दूसरे एंड से हम रिंग के अंदर मूव करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है
और इधर जब हम मूव करते हैं तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यानी सिमिलर ग्रुप है। अब हम क्योंकि पूरी ही रिंग चेक करेंगे तो यहाँ से हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये मिथाइल और हाइड्रोजन मिल जाता है, जबकि यहाँ पर हम आगे जाते हैं तो फिर से 2 हाइड्रोजन है। तो यानी कि यहाँ पर 2 डिफरेंट ग्रुप हमें मिल जा रहे हैं, तो इसमें भी जीआई एग्जिबिट करेगा। तो रिंग में जाने पर अगर पहले ही डिफरेंट ग्रुप मिल रहे हैं तो वहीं पे जीआई एग्जिबिट कर जाएगा, लेकिन अगर सेम ग्रुप मिले तो हमें आगे बढ़ना है जब तक कि ग्रुप डिफरेंट ना मिले। तो इस तरीके से हम जीआई एग्जिबिशन चेक करेंगे। आप केस 5 देखते हैं, जीआई एग्जिबिशन इन साइक्लोएल्कीन। तो इसमें रिंग के अंदर डबल बॉन्ड की बात हो रही है। तो ये 3 मेंबर्ड रिंग है, ये 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 एंड 7 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ पर 7 मेंबर्ड साइक्लोएल्कीन तक जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, क्योंकि ये रिंग बहुत छोटी होती है तो रिंग स्ट्रेन आ जाता है, तो कोई नई ज्योमेट्री फॉर्म नहीं होती, इसलिए जीआई एग्जिबिशन नहीं होगा। ये 8 मेंबर्ड रिंग है, तो यहाँ से 8 मेंबर्ड रिंग से जीआई एग्जिबिट करता है। ये इसकी सिस फॉर्म है और इसकी ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए हमें इस रिंग को घुमाना पड़ता है। तो ये इसकी ट्रांसफॉर्म है, ये 3D स्ट्रक्चर है। ये उसी तरीके से है जैसे किसी तार की रिंग को हम घुमाते हैं तो उसमें जो वायर होता है वो ओवरलैप कर जाता है, तो यहाँ पर ये ओवरलैप कर रहा है। तो 8 मेंबर रिंग को घुमाने पर ये रिंग ब्रेक नहीं होती है, जबकि इससे कम मेंबर वाली रिंग को घुमाने पर उसमें रिंग स्ट्रेन आ जाता है और वो रिंग टूट सकती है। तो इसीलिए 7 मेंबर तक कोई भी नई ज्योमेट्री फॉर्म नहीं होती है। अब नेक्स्ट केस है बाईसाइक्लो कंपाउंड। इसका एग्जाम्पल है डेकालीन, यानी कि 2 साइक्लोबेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अब इसमें इस पोजीशन के हाइड्रोजन अगर सेम साइड हैं तो इसको सिस कहेंगे, और अगर इस पोजीशन के हाइड्रोजन एक डार्क में है और एक डैश में है तो ये इसकी ट्रांसफॉर्म होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए कि 8, 9 और 10 मेंबर्ड रिंग में सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, जबकि 10 ऑनवर्ड यानी कि 11, 12 और 13 में ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी को हम रिपल्जन से कंपेयर करते हैं। ट्रांसफॉर्म में रिपल्जन कम हो जाता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो यहाँ पर ये सिस फॉर्म है, 2 सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांसफॉर्म है। तो सिस फॉर्म में 2 बल्की ग्रुप सेम साइड है, यानी कि एक दूसरे को रिपल करेंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो सिस फॉर्म इज लेस स्टेबल देन ट्रांस। लेकिन यहाँ पर स्मॉल साइज की रिंग में स्ट्रेन आ जाता है जिससे स्टेबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन ये अपनी स्टेबिलिटी को धीरे धीरे बढ़ा लेते हैं। जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता है स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो हमें ये याद रखना है कि सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कब, जब 8 मेंबर्ड रिंग हो, 9 मेंबर्ड रिंग हो या 10 मेंबर्ड रिंग हो और उसमें डबल बॉन्ड लगा हो। और ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा कब होगी, जब रिंग का साइज 10 ऑनवर्ड यानी कि 11 मेंबर्ड रिंग हो, 12 मेंबर्ड हो या 13 मेंबर्ड रिंग हो और उसमें डबल बॉन्ड लगा हो। तो अगर हम 8 मेंबर्ड रिंग में स्टेबिलिटी की बात करें, यानी कि इसमें सिस और ट्रांस के बीच में स्टेबिलिटी की बात करें, तो इसमें सिस फॉर्म ट्रांस से ज्यादा स्टेबल होगी। तो हमें बस ये याद रखना है, नॉर्मली ट्रांस फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन इस केस में यानी कि 8 मेंबर्ड, 9 मेंबर्ड और 10 मेंबर्ड की रिंग में सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है और 7 तक तो जीआई एग्जिबिट करता ही नहीं है। अब नेक्स्ट केस में हम हेट्रोसाइक्लिक को डिस्कस करेंगे। तो हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक में रिंग में कार्बन के अलावा जब कोई और डिफरेंट एलिमेंट आ जाए तो उसे हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। नॉर्मली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिंग में कार्बन के अलावा एक डिफरेंट एलिमेंट नाइट्रोजन है, तो ये जीआई एग्जिबिट करेगा। इसमें हम दोनों एलिमेंट के अराउंड जो ग्रुप लगे हुए हैं वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर इस कार्बन से एक मिथाइल अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है, यानी कि दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। और इस एंड में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन है, यानी कि ग्रुप डिफरेंट है। तो इस केस में
जीआई एग्जिबिट करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इस रिंग में ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट है, तो ये भी हेटेरोसाइक्लिक का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन है, और इस तरफ कार्बन के पास एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप है और यहाँ भी डिफरेंट ग्रुप है, तो ये कंपाउंड भी जीआई एग्जिबिट करेगा। नेक्स्ट में यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, दोनों तरफ यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और इस वाले नाइट्रोजन में भी यहाँ पर एक लोन पेयर है और एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी डिफरेंट ग्रुप है और यहाँ पर भी डिफरेंट ग्रुप है, तो यहाँ पे जीआई एग्जिबिट करेगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन पास पास लगे हुए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन है, यानी ये कंपाउंड भी जीआई एग्जिबिट करेगा। ये हमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में 2 एलिमेंट के पास डिफरेंट ग्रुप चेक करने हैं। वो एलिमेंट यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, और वो यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो अगर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन है तो वो जीआई एग्जिबिट करता है। तो ये बहुत सिंपल से कंसेप्ट है। अब नेक्स्ट है टर्फिनाइल। टर्फिनाइल मतलब कि 3 बेंजीन रिंग। अभी ये तीनों रिंग एक ही प्लेन में है। अब सपोज अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पर मैं कोई ग्रुप लगा दूं, ये बल्कि ग्रुप अटैच कर दिए ऑर्थो पोजीशन पर, और यहाँ पर भी X और Y सपोज कोई ग्रुप लगा दिए। अब ये बल्कि ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, SO3H। तो इस तरीके के बल्कि ग्रुप अगर इनके ऑर्थो पोजीशन पे लगे हैं तो इन ग्रुप्स के बीच में रिपल्जन होगा, जिसकी वजह से ये जो बीच की रिंग है ये घूम जाएगी और ये दूसरे प्लेन में चली जाएगी, यानी कि ये जो बीच वाली रिंग है वो फर्स्ट और थर्ड रिंग से परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट और ये सेकेंड रिंग जो कि दूसरे प्लेन में चली गई है, और ये थर्ड रिंग। तो फर्स्ट और थर्ड रिंग ये सेम प्लेन में रहेंगे, और ये सेकंड वाली ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगी, या फिर ये इन दोनों रिंग के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अब हमें क्या चेक करना है? अब हमें जीआई के लिए फर्स्ट और थर्ड रिंग के ग्रुप्स चेक करने हैं। X इज नॉट इक्वल टू Y, यानी कि टर्मिनल रिंग के X और Y चेक करने हैं। बीच की रिंग तो दूसरे प्लेन में चली गई है, तो इसके ग्रुप सेम हो या डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ टर्मिनल रिंग्स के X और Y को चेक करना है। तो जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पर ये फर्स्ट रिंग है और ये थर्ड रिंग है, तो हमें जीआई के लिए फर्स्ट और थर्ड रिंग के X और Y चेक करने हैं। तो फर्स्ट रिंग में यहाँ पर मिथाइल है और ये ब्रोमीन है, तो ये दोनों डिफरेंट है। थर्ड रिंग में एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ क्लोरीन है, तो ये भी डिफरेंट है, यानी कि ये जीआई एग्जिबिट करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल में ये फर्स्ट रिंग है और ये थर्ड रिंग है। फर्स्ट रिंग में यहाँ पर मिथाइल है और दूसरी तरफ भी मिथाइल है, यानी सेम ग्रुप है। दूसरी रिंग में एक तरफ NO2 और मिथाइल है। थर्ड रिंग में तो ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन फर्स्ट रिंग में 2 मिथाइल यानी कि सेम ग्रुप आ गए हैं, तो ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमें टर्फिनाइल में जीआई के एग्जिबिशन को चेक करना है। आपको सिंपली फर्स्ट और थर्ड रिंग के X और Y चेक करने हैं। X शुड नॉट बी इक्वल टू Y, बीच वाली रिंग को आपको नहीं चेक करना है, तो आपको सिंपली फर्स्ट और थर्ड रिंग ही चेक करनी है। तो अब हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ जीआई कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केस 1 में हम क्या देखेंगे? इफ मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल एंड एंड ग्रुप्स आर डिफरेंट, दैट मीन्स कि अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है और उसके एंड ग्रुप डिफरेंट है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? टोटल जीआई इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू स्टीरियोजेनिक एरिया वेयर जीआई एग्जिबिट। अनसिमेट्रिकल होना चाहिए और उसके एंड ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि इस एग्जाम्पल में CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH C2 H5, तो यहाँ पे एंड ग्रुप हम देख रहे हैं डिफरेंट है, और मॉलिक्यूल की सिमेट्री चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां से चेक करेंगे, तो यहां से लेफ्ट जाने पर डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप है, और इसके राइट जाने पर डबल बॉन्ड और C2H5 ग्रुप है, यानी कि 2 डिफरेंट
ग्रुप है, तो ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। तो अब हम इसमें स्टीरियोजेनिक एरिया देखेंगे जहां पे जीआई एग्जिबिट हो रहा है। एक ये है और एक ये है। यहाँ पर एक तरफ H है, इसको अगर हम ऐसे लिख लें तो एक तरफ H है और एक तरफ CH3 है, तो ये दो ग्रुप डिफरेंट है। और यहाँ पर एक तरफ H है, इस H को हमने यहाँ पे लिख लिया है, और दूसरी तरफ ये पूरा ग्रुप, तो दोनों ही ग्रुप डिफरेंट है। तो यहाँ पे जीआई एग्जिबिशन हो रहा है और यहाँ पर भी सिमिलरली जीआई एग्जिबिट हो रहा है। तो यानी n की वैल्यू हो गई 2। तो टोटल जीआई कितने हो गए? 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n की वैल्यू है 2, तो टोटल जीआई कितने हो गए? 4। इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक ये एरिया है जहां पे जीआई एग्जिबिट हो रहा है, यहाँ पर क्यूमुलेटिव और डबल बॉन्ड है, तो ये जीआई एग्जिबिट करेगा। एक ये एरिया है और एक ये है। तो यहाँ पर अगर इस H को यहाँ पे ऐसे लिख लें तो ये H और एक तरफ ये पूरा ग्रुप, और इस वाले कार्बन के H को भी हम ऐसे लिख लें अगर, तो एक H ये और दूसरी तरफ CH3। तो यहाँ पर भी जीआई एग्जिबिट हो रहा है, तो N की वैल्यू हो गई 2, तो जीआई कितने हो गए? 4। तो इस तरीके से हम अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ जीआई कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मॉलिक्यूल में अगर आपने ध्यान दिया है तो यहाँ पर एंड ग्रुप ये सेम है, लेकिन ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि सिमेट्री हम सेंटर से चेक करते हैं। तो अगर हम इसको यहां से सेंटर से चेक करें तो इसके अगर हम लेफ्ट जाते हैं तो हमें क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड मिलते हैं, और इसके राइट जाने पर हमें एक सिंगल और एक डबल बॉन्ड मिलता है। तो यानी कि ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, इसीलिए इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करा गया है। तो इसके टोटल जीआई आएंगे 4। तो इस तरीके से हमें मॉलिक्यूल की सिमेट्री को चेक करना है, और फिर स्टीरियोजेनिक एरिया जहां पर जीआई एग्जिबिट कर रहे हैं उनको कैलकुलेट करके, अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर मॉलिक्यूल सिमेट्री है तो उसकी हम स्टडी अभी आगे केस 2 में करेंगे। अब नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो हमें टोटल नंबर ऑफ जीआई कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो अब नेक्स्ट केस है इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। तो अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, यानी जीआई इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। यहाँ पर p क्या होगा? p कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर n की वैल्यू इवन है तो p की वैल्यू क्या होगी? n/2, और अगर n की वैल्यू ऑड है तो p की वैल्यू होगी n+1/2। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि इस मॉलिक्यूल में हम सबसे पहले सिमेट्री चेक करेंगे, तो सिमेट्री हमेशा हम सेंटर से चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटर है, इसके अगर हम लेफ्ट जाते हैं या राइट जाते हैं तो दोनों ही तरफ मॉलिक्यूल सेम है, यानी कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। अब इसमें जीआई एग्जिबिशन देखते हैं, तो एक जीआई एग्जिबिशन यहाँ पर हो रहा है और एक यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस H को हम यहाँ पे ऐसे लिख लें तो एक इस कार्बन से H अटैच है और एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, और दूसरी तरफ इस वाले कार्बन से इस H को अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख लें तो एक H है और दूसरी तरफ ये पूरा ग्रुप है, तो यानी कि दोनों तरफ ग्रुप्स डिफरेंट है। तो एक एग्जीबिशन यहाँ पर है, सिमिलरली एक एग्जीबिशन यहाँ पर है, तो n की वैल्यू हो गई 2। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए टोटल नंबर ऑफ जीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, और p की वैल्यू क्योंकि n इवन है तो p की वैल्यू होगी n/2, यानी कि 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 की पावर 2 - 1 प्लस 2 की पावर 1 - 1, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने हो गए? 3। तो इस मॉलिक्यूल के टोटल जीआई कितने हो गए? 3। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर ये मॉलिक्यूल सेंटर से इस तरीके से देखेंगे तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ मॉलिक्यूल सेम है, यानी कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्री में है। तो अब ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। अब इसमें जीआई एग्जिबिशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ये वाला कार्बन है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इनको अगर हम ऐसे लिख लें तो ये दोनों तरफ सेम है, यानी कि यहाँ पर जीआई एग्जिबिशन नहीं होगा। आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक H है और एक तरफ ये पूरा ग्रुप है,
और इस वाले कार्बन में एक तरफ H और एक तरफ मिथाइल है, तो यानी कि यहाँ पर एग्जीबिशन हो रहा है और सिमिलरली यहाँ पर भी एग्जीबिशन हो रहा है। तो यहाँ पर N की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब अगर N की वैल्यू 2 है तो टोटल नंबर ऑफ GI फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या होंगे? 3। तो इस तरीके से हम सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ GI कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। So these were the special cases of geometrical isomerism. In the next video, we will move one step further into stereochemistry and start optical isomerism. So stay connected. Bye bye.